एपिसोड 6 में हमने देखा कॉटन माउथ रेफेल को गोली मारता है, पर रेफेल जख्मी हालत में भी ल्यूक के पास जाता है। ल्यूक और क्लेयर रेफेल की हेल्प करते हैं ताकि वो पुलिस हेडक्वार्टर्स जाके कॉटन माउथ के खिलाफ बोल सके, पर हेडक्वार्टर्स तक पहुंचने से पहले ही रेफेल की जान चली जाती है। पर वो सारे प्रूफ ल्यूक को दे देता है, जिससे कॉटन माउथ को जेल होती है। तो अभी यहाँ से हम एपिसोड 7 की कहानी को देखेंगे, जिसका नाम है मैनिफेस्ट। एपिसोड शुरू होता है ल्यूक से, जो एक जगह जाके कुछ बच्चों को डरा के भगा देता है क्योंकि वो लोग गन्स खरीद रहे थे। उसी में से एक लड़का बोलता है कि कॉटन माउथ जेल से जल्दी निकलने वाला है। उसकी बात सही भी होती है, क्योंकि कॉटन माउथ अपने लॉयर, जो डेयरडेविल सीजन 2 में विल्सन फिक्स का लॉयर था, उसकी हेल्प से जेल से बाहर आता है। कॉटन माउथ के खिलाफ जितने भी प्रूफ थे वो रेफेल के पास थे, पर अब वो मर गया है, जिसके वजह से सारे प्रूफ अब यूजलेस हो गए हैं और पुलिस को कॉटन माउथ को छोड़ना पड़ा। कॉटन माउथ सबसे पहले शेड के पास जाता है क्योंकि अभी उसे जूडस बुलेट चाहिए थी, जिसे ल्यूक को मारा जा सके। शेड्स मना कर देता है क्योंकि कॉटन माउथ इसके लिए तैयार नहीं था, और इसी बात में दोनों की लड़ाई होती है और शेड्स वहां से गुस्से से चले जाता है। कॉटन माउथ को लग रहा था कि वो बिना किसी की हेल्प से ही खुद ही ल्यूक को मार देगा। दूसरी तरफ ल्यूक, बॉबी फिश और क्लेयर सलून में थे और कॉटन माउथ के बारे में बात कर रहे थे। तभी ल्यूक को कॉटन माउथ का फोन आता है और कॉटन माउथ उसे मिलने बुलाता है। ल्यूक भी अकेले उसे मिलने नाइट क्लब में जाता है। यहाँ कॉटन माउथ पूरी तैयारी के साथ था क्योंकि उसे ल्यूक के पास्ट के बारे में पता चल गया था कि वो एक जेल से भागा हुआ कैदी है और अपनी आइडेंटिटी छुपाकर इस शहर में रह रहा है। कॉटन माउथ ल्यूक को धमकी देता है कि आगे से वो कॉटन माउथ के बॉडीगार्ड का काम करेगा, वरना वो ल्यूक की सच्चाई सारे शहर के लोगों को बता देगा। ल्यूक इस बात से डर जाता है और शहर छोड़कर भागने की प्लानिंग में होता है, और तभी उसे समझाने क्लेयर वहां आती है और उसे रुक के कॉटन माउथ को हराने बोलती है। ल्यूक भी मान जाता है और क्लेयर के दिए हुए मोटिवेशन की वजह से वो कॉटन माउथ के दुश्मन डोमिंगो के पास जाता है। ल्यूक डोमिंगो के लोगों को मारकर डोमिंगो से मिलता है और उसे गन्स देने बोलता है, जो कॉटन माउथ ने डोमिंगो को दिए थे। डोमिंगो ल्यूक को देख के डर गया था, जिसके वजह से वो ल्यूक को सारे गन्स दे देता है। वही दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में मिस्टी को पता चलता है कि हाई अथॉरिटी ने रेफेल का केस बंद कर दिया है और अभी प्रिसिला रिडली नाम की एक पुलिस ऑफिसर मिस्टी के साथ काम करेगी। मिस्टी और प्रिसिला दोनों शहर में जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में बातें कर रहे थे और उसे पता चलता है कि ये सब इंसिडेंट में हर बार ल्यूक ही कॉमन आदमी है जो सब हादसों में इन्वॉल्व है। मिस्टी ल्यूक के बारे में और जानने के लिए उसे इंटरनेट पे सर्च करती है, पर ल्यूक का कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं होता और ना ही उसका कोई ईमेल अकाउंट था, जिससे मिस्टी को डाउट होता है कि ल्यूक एक नकली आइडेंटिटी बनाकर इस शहर में रह रहा है। वही दूसरी ओर मराया भी रिपोर्टर्स को जवाब देती है कि उसका भाई निर्दोष है, जिसके वजह से वो जेल से छूट गया। पर जब मराया अंदर जाती है तो उसके घर पे शेड्स आया हुआ था। शेड्स मराया से कहता है कि पहले उनकी फैमिली अंडरवर्ल्ड में एक रिस्पेक्टेड फैमिली थी, पर अभी उनकी पहचान सिर्फ क्राइम के वजह से जानी जाती है। अभी इसके बाद हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें हमें कॉटन माउथ और मराया की फैमिली दिखती है। इस फैमिली में कॉटन माउथ, मराया, उनकी दादी मामा मैबेल और उन दोनों के अंकल पिस्टल एक साथ रहते थे। कॉटन माउथ जब छोटा था तभी से वो म्यूजिक का शौकीन था और इसीलिए उसके अंकल उसे म्यूजिक स्कूल भेजना चाहते थे, पर उनकी दादी यानी मामा मैबेल ऐसा करने से मना करती है क्योंकि आगे जाके उनका बिजनेस चलाने वाला कॉटन माउथ ही था। मामा मैबेल अंडरवर्ल्ड में एक बड़ी गैंगस्टर थी, पर उसे ड्रग्स का डील करना अच्छा नहीं लगता था, जिसके वजह से मामा मैबेल एक लड़के की उंगली काट देती है जो ये डीलिंग करता था। आगे जाके जब मामा मैबेल को समझता है कि अंकल पिस्टल उन्हें धोखा देके दूसरे गैंग के साथ ड्रग डीलिंग कर रहे हैं, तो वो कॉटन माउथ के हाथों से ही उन्हें मरवा देती है। इस बात से कॉटन माउथ अभी भी ट्रॉमेटाइज था, क्योंकि उसने उसी इंसान की जान ली थी जिसने उसे म्यूजिक के लिए सपोर्ट किया था। प्रेजेंट में मराया की अपने पॉलिटिकल पार्टी से फोन आता है कि उसे काउंसिल से निकाला गया है क्योंकि उसका भाई कॉटन माउथ जेल जाके आया है। ये खबर से उनकी पार्टी हार सकती थी और इसीलिए उन्होंने मराया को ही पार्टी से निकाल दिया। मराया गुस्से से कॉटन माउथ के पास जाती है और उसे चिल्लाती है क्योंकि उसके वजह से मराया का नुकसान हुआ है। कॉटन माउथ भी इस बार अपनी बहन पे गुस्सा होता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि बचपन से ही मामा मैबेल मराया की साइड थी और भी बहुत कुछ बोल के मराया को गुस्सा दिलाता है, जिसके वजह से मराया कॉटन माउथ को एक फ्लोर से नीचे फेंक देती है। मराया वही रुकती नहीं, बल्कि नीचे जाके वो कॉटन माउथ को एक रॉड से मार भी देती है, जिससे कॉटन माउथ की जान चली जाती है। और तभी वहाँ शेड्स भी आता है। शेड्स को भी कॉटन माउथ को मारना था, इसलिए वो यहाँ आया था, पर वो काम पहले ही मराया ने कर दिया। मराया डरी हुई थी, पर शेड उसे समझाता है कि वो ये सब नाम ल्यूक पे डाल देंगे। दूसरी ओर ल्यूक ने मिस्टी को एक जगह बुलाया था जहाँ वो कॉटन माउथ के गन्स
और वो सारे वेपन्स ल्यूक मिस्टी को दे देता है। मिस्टी ल्यूक से उसका प्लान पूछती है, जिसमें ल्यूक गलती से कह देता है कि उसे कॉटन माउथ की जान लेनी है, पर फिलहाल के लिए वो बस कॉटन माउथ को तड़पता हुआ देखना चाहता है। इसके बाद ल्यूक क्लेयर से मिलता है और दोनों शांति से बातें करते करते रोड पे चल रहे थे, पर तभी एक आदमी ल्यूक पे गन से शूट करता है और ये बुलेट उसके स्किन के अंदर जाके ब्लास्ट हो जाती है। ये वही बुलेट है जो कॉटन माउथ को चाहिए थी, पर डायमंडबैक नाम का एक आदमी उसे देने से मना कर रहा था। पर अभी जिस आदमी ने ल्यूक पे शूट किया है वो ही डायमंडबैक है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।